फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बैक बेंचर्स कंसेप्ट, जहां हम सीखने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हर टाइप के छोटे और बड़े कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंक्रीट। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो गिव दिस वीडियो थम्स अप। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कंक्रीट हमारा होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का एक मिक्सचर, जो कि एक इलास्टिक मटेरियल होता है। अब कंक्रीट में हम सबसे पहले देखने वाले हैं वर्केबिलिटी। कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या होती है? सो वर्केबिलिटी इज द ईज विद विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड, कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश्ड। मतलब वर्केबिलिटी एक वो सबसे आसान तरीका होता है जिसमें कि कंक्रीट को मिक्स, ट्रांसपोर्ट, प्लेस, कॉम्पैक्ट और फिनिश किया जा सके। मतलब ये सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाए, उसे कहते हैं हम वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी के लिए कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स होते हैं? वो होते हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट होता है वाटर सीमेंट रेशियो। अब द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट primarily डिपेंड्स अपॉन दी वाटर सीमेंट रेशियो। अब क्या होता है कि अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज़ करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज़ हो जाएगी और वर्केबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे? कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास जो ल्यूब्रिकेसी जो है, हमारे पास ल्यूब्रिकेंट काफ़ी, हमारा जो पेस्ट हो जाएगा सीमेंट और सैंड का, तो वो काफ़ी ल्यूब्रिकेंट हो जाएगा, जिसको कि कंक्रीट के साथ मिक्स करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये सारा ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस, कॉम्पैक्टेड वगैरह फिनिश करना, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा वाटर कंटेंट कि बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और अगर घटेगा तो वर्केबिलिटी डिक्रीज़ होगी। अगला हमारे पास आता है मिक्स प्रपोर्शन। अब मिक्स प्रपोर्शन में क्या होता है? जो हायर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होता है वो बनाता है लीन कंक्रीट, मतलब जो पुअर कंक्रीट होता है, तो उसकी वर्केबिलिटी कितनी होगी? लेस होगी। और जो स्मॉलर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होता है वो रिच कंक्रीट बनाता है, मतलब उसकी हाई वर्केबिलिटी होगी। अभी कैसे समझें इस चीज़ को कि हायर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कौन सा होता है और स्मॉलर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होता है? तो इसके अंदर एक एग्जांपल है कि जो हमारी कंक्रीट गेट्स होती है, M15 हो गई, M20 हो गई, ओके, M25 हो गई। तो M15 की अगर हम ग्रेड रेशियो देखें तो उसकी ग्रेड रेशियो होती है 1:4। M20 की हम देखें तो 1:1.5:3। M25 की देखें तो 1:1:2। तो ये क्या हो रहा है? रेशियो डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो डिक्रीज हो रहा है तो इसकी, और जैसे जैसे इस ग्रेड बढ़ती है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि वर्केबिलिटी बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ओके, सो अगर जैसे स्मॉलर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होगा तो हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों बढ़ जाएगी। अगला हमारे पास आता है शेप ऑफ एग्रीगेट। अब शेप ऑफ एग्रीगेट में हमारे पास दो शेप्स होती है, राउंड शेप्स और एंगुलर शेप। अब राउंड शेप के जो एग्रीगेट होते हैं वो हाई वर्केबल होते हैं, मतलब हाँ, वर्केबिलिटी वो बढ़ा देते हैं। कैसे? क्योंकि उनके अंदर क्या है, सरफेस एरिया कम होगा और हमारे पास उसको मिक्स करना और ये कॉम्पैक्ट वगैरह प्लेस करना, फिनिश करना, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। जबकि एंगुलर में ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ओके, ये हमारे पास एंगुलर राउंडेड है एग्रीगेट। अब आता है साइज़ ऑफ एग्रीगेट। साइज़ ऑफ एग्रीगेट में भी हमारे पास लार्जर साइज़ के और स्मॉलर साइज़ के होते हैं। अब लार्जर साइज़ के में क्या होता है कि वो मोर वर्केबल होते हैं देन दी स्मॉलर साइज़ में, क्योंकि उनके अंदर भी अवेलेबिलिटी एरिया जो होता है लुब्रिकेशन के लिए वो कंपेरेटिवली। अगला आता है साइज़ ऑफ एग्रीगेट। अब साइज़ ऑफ एग्रीगेट में भी हमारे पास दो टाइप के एग्रीगेट होते हैं, लार्जर और स्मॉलर। अब लार्जर साइज़ के जो एग्रीगेट होते हैं उनके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया, मतलब लुब्रिकेशन का जो एरिया होता है वो कंपैरेटिवली लेस होता है स्मॉलर एग्रीगेट से। ओके, तो इसके अंदर इस वजह से वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। अब जो लुब्रिकेशन के लिए एरिया होता है उसमें क्या होगा? अगर यहाँ पर कम है तो हम जो यूज़ कम होगा मिक्स हमारा सीमेंट और सैंड का लुब्रिकेशन के लिए, तो हम डायरेक्टली उसको इजीली मिक्स करके उसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर लुब्रिकेशन के लिए एरिया हमारे पास ज़्यादा होगा तो सारी चीज़ें हमारे पास पहले वहाँ पर काम आ जाएगी, और अगर इस वाटर सीमेंट रेशियो हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी वर्केबिलिटी डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। अब टेक्सचर में भी हमारे पास दो टाइप का टेक्सचर होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ़। अब स्मूथ और रफ़ से सिंपली समझ सकते हैं कि स्मूथ को यूज़ करना आसान होगा और रफ़ को यूज़ करना मुश्किल होगा। क्यों? स्मूथ
ऑब्वियसली फिर ज़्यादा वर्केबल होगा, और रफ लेस वर्केबल होगा। नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की ग्रेडिंग दो तरीके से होती है, वेल ग्रेडेड और पुअर ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड में क्या होता है, वेल ग्रेडेड वो कंक्रीट होता है, एग्रीगेट होता है जिसमें कि हर टाइप के साइज़ के एग्रीगेट मिलाए हो, स्मॉल साइज़ के भी हो, मीडियम साइज़ के भी हो, हाँ, और लार्जर साइज़ के भी हो, जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। और पुअरली ग्रेडेड में क्या होता है कि सेम साइज़ के, ऑलमोस्ट सब सेम साइज़ के एग्रीगेट होते हैं इसमें। अब पुअर और वेल ग्रेडेड कैसे है कि अब इसमें देखिए कि जो स्मॉलर साइज़ के जो एग्रीगेट हैं वो सारे वॉइड्स फिल कर रहे हैं, जबकि पुअरली ग्रेडेड में वॉइड्स ऐसे कैसे बचे हुए हैं। अब सारे वॉइड्स फिल हो गए तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर ज़्यादा लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सीमेंट और सैंड की जो क्वांटिटी है वो इजीली हमारे पास यहाँ पे मिक्स हो जाएगी और हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो वेल ग्रेडेड यहाँ पर हमारे पास मोर वर्केबल हो गया, हाई वर्केबल हो गया, और जो पुअरली ग्रेडेड है वो लेस वर्केबल हो गया, क्योंकि उसमें वॉइड रेशियो का हमारे पास परसेंटेज ज़्यादा है। अब आता है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर हम वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, जबकि ये और भी काम करता है, जैसे सेटिंग टाइम इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, स्ट्रेंथ बढ़ाना, स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करना, तो काफ़ी चीज़ें होती है जिसके लिए एक पूरा अलग से टॉपिक मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। अब हम देखने वाले हैं कि वर्केबिलिटी चेक करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं, उन्हें कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन सा किस टाइप के एग्रीगेट के लिए यूज़ होता है, किस टाइप के कंक्रीट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है स्लम्प टेस्ट, फिर कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, नेक्स्ट फ्लो टेबल टेस्ट, लास्ट VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट। तो पहला हमारे पास टेस्ट आता है स्लम्प टेस्ट। अब स्लम्प टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट होता है हमारा, क्योंकि बहुत आसान होता है यूज़ करने में, टाइम भी कम लगता है, इंस्टेंट होता है। दूसरा, ये फील्ड और लेबोरेटरी हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ वेरी हाई वर्केबिलिटी, वेरी हाई वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट के लिए हमारे पास यूज़ नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इस टाइप का एक मोल्ड होता है जिसका अपर डाया 10 सेंटीमीटर, लोअर डाया 20 सेंटीमीटर, और हाइट होती है 30 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करते हैं, हम 4 लेयर में हमारा कंक्रीट फिल करते हैं। एक लेयर फिल करेंगे, उसको हमारी टैंपिंग रोड से 25 ब्लो देंगे जिससे कि वो कॉम्पैक्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट लेयर फिल करेंगे, फिर वो टैंपिंग रोड से हम उसे कॉम्पैक्ट करेंगे, 25 टाइम्स ब्लो देंगे। ऐसे ही करके हम 4 लेयर फिल करेंगे। जैसे ही 4 लेयर फिल हो जाती है हम इसे बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, और हमारा जो मोल्ड है उसे हम उठाएंगे। उठाने के बाद में जब हम पूरा इसको स्लोली आराम से हटा लेंगे तो इसकी हाइट मेजर करेंगे। हाइट मेजर करेंगे तो जो ओरिजिनल हाइट थी, मतलब जो 30 सेंटीमीटर थी, और वो जो हमारे पास हटाने के बाद जो हाइट बनती है, उन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। वो जो डिफरेंस हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं स्लम्प, और वो स्लम्प की वजह से हम इसे स्लम्प टेस्ट कहते हैं। अब स्लम्प हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक कोलैप्स स्लम्प होता है, एक शियर, और एक ट्रू स्लम्प। कोलैप्स स्लम्प में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से नीचे कोलैप्स से हो जाता है, ढह जाता है पूरा हमारा जो मटेरियल होता है, कंक्रीट जो होता है वो। शियर में क्या होता है, एक स्लाइड पूरी कट जाती है, ठीक है। और ट्रू स्लम्प में क्या होता है, हल्का सा डिफॉर्म होता है, ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होता है बिल्कुल, और वो ट्रू स्लम्प कहलाता है। अब जितना देखो डिफॉर्म हुआ है ना ये, उसे स्लम्प कहते हैं। अब ओरिजिनल से जो कट गया वो बच गया नीचे, और जो डिफरेंस बचा उसे स्लम्प मेजर किया हुआ है। यहाँ पे हर डायग्राम में बारी बारी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। अब कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में हमारे पास एक इस तरीके का सेटअप होता है जिसमें अपर होपर, लोअर होपर और एक सिलेंडर होता है। इसके अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले जो हमारा कंक्रीट मिक्स है वो 1 बाय 1 सबसे गुजारते हैं, और हम हर बार जब गुजारेंगे तो उसमें थोड़ा कॉम्पैक्शन आ जाएगा, और हर बार हम उसका वेट मेजर करेंगे। मतलब सबसे पहले तो हम मेजर करेंगे जो फर्स्ट वेट होगा, जो कि इनिशियली हमने जो कंक्रीट मिक्स लिया उसका। फिर हम वेट मेजर करेंगे जो अपर होपर से जब गुजारेंगे, ठीक है। फिर हम मेजर करेंगे लोअर होपर से गुजारने के बाद में। फिर हमारे पास आ जाएगा सिलेंडर में। अब क्या होगा कि जो कॉम्पैक्शन के बाद में जो डेंसिटी चेंज हुई है, अब वो निकालने के लिए हम एक फैक्टर, कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है, उसे हम कहते हैं डेंसिटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है
W1 माइनस W अपॉन W2 माइनस W। अब W1 वो वेट है जो अपर होवर से निकलने के बाद लिया है, W2 वो वेट है जो लोअर होपर से निकलने के बाद लिया, और W वो वेट है जो इनिशियली हमने कंक्रीट मिक्स का वेट मेजर किया था। ये निकालने के बाद में जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम डेंसिटी रेशियो कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है स्लम्प टेस्ट से भी। अब आता है हमारे पास फ्लो टेबल टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट में हमारे पास एक टेबल होती है, उसके ऊपर एक मोल्ड रखा होता है। मोल्ड की हाइट होती है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। डाया, इसका टॉप डाया जो होता है वो होता है 17 सेंटीमीटर और बॉटम होता है 25 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, इस मोल्ड में हम हमारा कंक्रीट मिक्स फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हम इसे लिफ्ट करते हैं टेबल पर ही और ड्रॉप करते हैं 12.5 mm की हाइट से 15 टाइम्स इन 15 सेकेंड्स। हर 15 सेकेंड मतलब हर सेकेंड में एक बार इसे ड्रॉप करना है 12.5 mm की हाइट पर उठाकर। अब उसके बाद में इसे हम उस पर टेबल पर छोड़ देंगे और ये फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से, और इसे 6 अलग अलग डायरेक्शन में हम इसका डाया मेजर कर लेंगे। अब 6 अलग अलग डाया मेजर करने के बाद में हम इसका फ्लो परसेंटेज निकालेंगे जो कि 0 to 150% हो सकता है। फ्लो परसेंटेज का हमारे पास निकालने का फॉर्मूला होता है स्प्रेड डायमीटर इन सेंटीमीटर माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100। तो इस तरीके से हम हमारा फ्लो टेबल टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए मोस्ट सुटेबल होता है। अब लास्ट हमारे पास आता है VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट। इसमें हमारे पास एक नीचे टेबल होती है, वाइब्रेटिंग टेबल, उसके ऊपर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर रखा होता है। उसके अंदर सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर हम एक हमने जो स्लम्प टेस्ट में मोल्ड यूज़ किया था वही मोल्ड यहाँ भी यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम हमारा कंक्रीट मिक्स जो है वो फिल करेंगे। अब फिल करने के बाद में जैसे ही हमने पूरा फिल कर दिया, फिल करने के बाद ही जस्ट वाइब्रेटिंग जो टेबल है उसको स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारा जो मोल्ड है स्लम्प टेस्ट वाला, उसे हम धीरे धीरे उठाना स्टार्ट करेंगे। और टाइम नोट करेंगे कि जो एक्चुअल टाइम था, इनिशियल जो शेप थी हमारी कंक्रीट की, उससे जो कंक्रीट सिलेंड्रिकल शेप में आने वाला है, वाइब्रेट करेंगे तो शेप तो चेंज होगी, वो सिलेंड्रिकल कंटेनर की शेप ज़रूर लेगा वो। तो वो टाइम नोट करेंगे कि जो मोल्ड की शेप से सिलेंड्रिकल शेप में वो कितनी देर आया, तो वो जो टाइम है वो हमारा VB डिग्रीज कहलाता है, और इस तरीके से हम VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसी वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सजेशन हो, डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ऑल्सो गिव दिस वीडियो थम्स अप, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।